स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे 2023 प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एंग्जाइटी, नर्वसनेस, फियर ऑफ फेलियर और ऐसी तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए और इससे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी का वो आपके साथ साझा की जाए और कुछ एक टेक्निक्स शेयर की जाए, कुछ एक चीज़ें जो आप इस एंग्जाइटी को, इस फियर ऑफ फेलियर को एक तो आप इसको एक प्रोडक्टिव फोर्स की तरह यूज़ कर पाएँ और दूसरा इससे जो आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है उसको आप कम कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जानना ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस ज़रूरी है। इससे आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने में मदद मिलती है। एक बेल कर्व हाइपोथेसिस है। अगर हम इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी मेज़र करते हैं और यहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ एंग्जाइटी को मेंशन करते हैं, मेज़र करते हैं, तो एक बेल शेप्ड कर्व हम फॉलो करते हैं। With a little bit of anxiety, our productivity increases, but there is a tipping point, okay? And इसके बाद अगर आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। तो हमें जो एक पॉजिटिव फोर्स की तरह एंग्जाइटी को, पॉजिटिव फोर्स की तरह इस नर्वसनेस को, इस डर को इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही साथ इसको कंट्रोल करके रखना है कि वो इतना ना हो जाए कि आपकी रातों की नींद चली जाए, आपकी पढ़ाई ही ना हो पाए और आप जिस एग्जाम को लेकर के डर रहे हैं, आप उस एग्जाम को जैसे वो जितना करीब आता जा रहा है, आप उतने ज़्यादा नर्वस और उतने ज़्यादा फियर में हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ हम देखते हैं किन चीज़ों की वजह से अक्सर हम लोगों को नर्वसनेस होती है जैसे एग्जाम नज़दीक आता है। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए खास करके मुझे लगता है पहला ये, हम लोग टॉपर से सुनते आए हैं, ठीक है, सारे टॉपर्स ने हमें कहा है हमने 50, 60, 100 टेस्ट सॉल्व किए थे प्रीलिम से पहले। आप में से कई लोगों ने अभी तक शायद उतने टेस्ट सॉल्व नहीं किए होंगे। तो एक काफ़ी एंग्जाइटी इस वजह से होती है कि हम रेस में कहीं पीछे हैं। जिन्होंने क्लियर किया है उन्होंने 50, 60 टेस्ट सॉल्व किए थे और हमने अभी उतने टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं या हम इससे काफ़ी दूर हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेस्ट नहीं है या कोई एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिविजन नहीं होता है। कोई कहता है मैंने 12 बार रिविजन किया है, कोई कहता है मैंने 4 बार रिविजन किया है, दोनों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है। तो किसी एक ऐसे नंबर, एक ऐसे आइडियल नंबर के पीछे नहीं भागना है और इस वजह से अपनी एंग्जाइटी, ठीक है, अपनी नर्वसनेस को, अपने फियर को बढ़ाना नहीं है कि मैंने 50, 60 टेस्ट नहीं सॉल्व किए, 100 टेस्ट नहीं सॉल्व किए, 12 बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज नहीं किया है तो मैं पीछे हूँ। इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। सबकी अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग 12, 15, 20 टेस्ट सॉल्व करके भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कम टेस्ट सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, रिवीजन ज़्यादा करते हैं और उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे MCQ सॉल्व करना है। तो कोई एक ऐसा आइडियल नंबर नहीं है और इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात कि अभी आपके पास काफ़ी समय है कि आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। आप अभी से कई सारे टेस्ट को प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो किया उसको लेकर के नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर एंक्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना समय आपके पास है आप उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सारे गैप्स को फिल कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा कारण जो हमारी एंग्जाइटी का है वो हमारे टेस्ट का स्कोर है, ठीक है। हम लोग टेस्ट दे रहे हैं प्रीलिम्स के और हम स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, 40, 50, 60 नंबर, 70 नंबर आ रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा बिल्कुल कोई चांस नहीं होने का। आपको कोशिश करना है इस स्कोर को इम्प्रूव करने का, लेकिन अभी आप सिर्फ ईमानदारी से तैयारी करते जाइए और आपको बस इतना अपने दिमाग में रखना है कि मैं उस दिन, उस प्रीलिम्स वाले दिन 28 मई को क्या करता हूँ, सिर्फ वो मायने रखता है। अभी इन टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। आप हर एक टेस्ट के साथ खुद को इम्प्रूव ज़रूर कीजिए। आप देखिए कि क्या कमियां रह गई थी, आप अपने टेस्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि कितने स्टैटिक वाले क्वेश्चंस आपने गलत किए, कितने करंट वाले क्वेश्चंस आपने गलत किए, कितने क्वेश्चंस जो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग से हो जाने थे, थोड़ा लॉजिक लगा करके वो सॉल्व हो जाने थे, कितने क्वेश्चंस आपने उनसे गलत किए, आपने कितने अटेम्प्ट किए। एक अपना आइडियल अटेम्प्ट नंबर आप पाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है आपकी तो कोशिश कीजिए थोड़े कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इस तरीके से इस फियर को टैकल किया जा सकता है। आप 28 मई के दिन क्या करते हैं सिर्फ वो मायने रखेगा। अभी इन टेस्ट को बस देते जाइए, उस स्कोर से ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है कि आज अगर मैंने एक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 60-70 नंबर ही लिए तो मैंने 140 नंबर का नया सीखा है।
140 नंबर की नई चीज़ें जानी हैं, पढ़ी हैं, और अब अगर इसमें से सवाल आएगा तो मैं इनको सही कर दूंगा। इस तरीके से इसको एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को परेशान करती है, बहुत सारे लोगों की एंग्जाइटी का कारण बनती है, वो ये है कि बैगेज ऑफ पास्ट फेलियर्स। ठीक है, आपने पास्ट में प्रीलिम्स दिया है, आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने कभी प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस दिया था, पर फिर आगे की अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए, तो आपके दिमाग में वो प्रीलिम्स का डर है कि पहले भी फेल किए थे, दोबारा फेल कर जाएंगे। उस डर से आपको लड़ना है। यूपीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो सिलेक्ट होते हैं वो थर्ड अटेम्प्ट वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड जो मैक्सिमम और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस है वो फोर्थ अटेम्प्ट में है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा लोग थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट्स में सिलेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी पास्ट फेलियर्स को, अपने आगे आने वाले एग्जाम्स को रूइन नहीं करने देना है, उनको, आपको अपनी सिलेक्शन के चांसेस को रूइन नहीं करने देना है। आप ये सोच के चलिए कि इस फला टॉपर ने भी 5वें अटेम्प्ट में, 6ठे अटेम्प्ट में क्लियर किया था, 4थे अटेम्प्ट में क्लियर किया था, मैं भी इस बार क्लियर करूंगा या मैं भी इस बार क्लियर करूंगी। आपको इस तरीके से पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। पास्ट में जो था उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। आप पहले फेल किए थे, कोई बात नहीं। मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, राइट, तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैं इंटरव्यू तक गया, फाइनल रिजल्ट आया, राइट, और मैं बहुत कम मार्क्स से मिस कर गया, इनफैक्ट 2 मार्क्स से मैं मिस कर गया फाइनल लिस्ट। अगले 14 दिन बाद प्रीलिम्स था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था प्रीलिम्स के लिए और मैं तुरंत फेलियर से जूझ रहा था। अब मेरे दिमाग में सिर्फ फेलियर वाली ही बातें आती थी, और बहुत नेचुरल है, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है। जब आप एक बार फेल करते हैं तो सिर्फ आप यही सोच पाते हैं कि मैं फिर से फेल कर जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ चल रही थी, पर मैंने वो 14 दिनों में ईमानदारी के साथ जो भी पढ़ाई थी, उन सारे डर, उस एंग्जाइटी, उस नर्वसनेस से डील करते हुए, मुझे भी नींद नहीं आती थी, बट उन सारी प्रॉब्लम से डील करते हुए मैंने कोशिश की कि मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं पढ़ता जाऊं। और उन 14 दिनों में मैंने मेहनत की, और जो प्रीलिम्स मुझे अक्सर लोग सजेस्ट कर रहे थे कि 14 दिनों में क्या पढ़ोगे, ये प्रीलिम्स स्किप कर दो, अगला प्रीलिम्स देना, मैंने उसी अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लिया और मुझे आईपीएस मिला, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से अपने फेलियर्स को, अपनी पास्ट को एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह इस्तेमाल करना है, और जितना भी आपको परेशानियां हो रही हैं उसके साथ आपको अभी डटे रहना है, और जो भी दिन बचे हैं अभी प्रीलिम्स में, उन सारे दिनों को एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए, और आपको कोशिश करनी है कि अपनी पास्ट को, अपने फ्यूचर को रूइन नहीं करने देना है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें और हमें अक्सर परेशान करती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हुए, ठीक है, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों की वजह से भी पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। मैंने भी अपने प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने फेस की हैं, और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में बस डिसिप्लिन के साथ आपको जो करना है वो करते जाना है, और इनसे डील करने का एक यही तरीका है कि आप आज का टारगेट बनाइए, आपको आज क्या करना है, और उसको किसी भी कीमत पे कीजिए। अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन को दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है, और आप अपनी जो टारगेट है उसको पूरा करें। अगर आप मेहनत के साथ पढ़ते रहेंगे तो इन सारे एंग्जाइटी और फियर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी कि आज मैंने मेहनत किया है, मैंने इस हफ्ते मेहनत किया है, तो मैं क्लियर करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने इन चीज़ों के साथ डील करते हैं तो आई बिलीव आपको थोड़ी मदद मिलेगी। साथ ही आप इस एग्ज़ाम को इस तरीके से देखिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो अगेन पीपल स्टार्ट लविंग यू मोर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत कम टाइम में यू बिकम स्टेबल फाइनेंशियली। सो आपको इस तरीके से इसको अपने एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह लेना है कि ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम है, बट मैं इस एग्ज़ाम को ही इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ, राइट। एक और कारण जो अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो मेरे पास आते हैं कि सर हमने करंट अफेयर्स तो पढ़े नहीं थे, ठीक है, मंथली मैगजीन्स को हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या अब हम क्या करें करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स से कई सवाल आते हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे। तो अब अगर अभी तक आपने मंथली मैगजीन्स को नहीं पढ़ा था तो अब उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो ईयरली कंपाइलेशंस आएंगी आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये कारण है आपके एंग्जाइटी का, आपके नर्वसनेस का, तो आप कोई बात नहीं, आपको कोशिश करनी है कि जो ईयरली कंपाइलेशन आएंगी आप उनको पढ़ें,
2 से 3 उनके रिवीजन करें, एटलीस्ट 2 रिवीजन करके जाएं, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। तो इस चीज के साथ भी हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि मल्टीपल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं, मल्टीपल सोर्सेज पढ़े हैं, अब जब हम पढ़ने लगते हैं तो समझ नहीं आता हम रिवाइज क्या क्या करें, राइट। तो ऐसे में आप सबके लिए यही सलाह है कि आपने जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं सिर्फ गो बैक टू दैट। अगर आपने लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ और पॉलिटी पढ़ा था, आपने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़े थे, ठीक है, आपने कोई और मटेरियल पढ़ा था, कोई बात नहीं, आपने वो चीज़ें पढ़ी, आपको वो कहीं ना कहीं किसी वे में आपको उनसे मदद मिली है, पर अब उसको साइड में रखिए और मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे ना भागें, ठीक है। अब फाइनली आपको अपने जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, या जो भी एक किताब आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ी है, वो आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा मटेरियल उसको रिवाइज कैसे करें, अगर आपको उसको स्ट्रीमलाइन कर लें, अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और आप उसको कुछ एक रिसोर्सेज में ही बांध लेते हैं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिवीजन की टेंशन थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है कि चलो अब कम ही चीज़ों को रिवाइज करना है, तो आपकी एंग्जाइटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये थी बात, कुछ एक कॉमन चीज़ें जो हम सब फेस करते हैं, कुछ एक कॉमन फियर जिनकी वजह से हमें काफ़ी एंग्जाइटी होती है जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है। अब इसके बाद ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। इन जनरल आप एंग्शियस फील करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, आपको बहुत फेयर है इस एग्ज़ाम का, तो ऐसे में कुछ एक टेक्निक्स, कुछ एक चीज़ें आप उनको अपना सकते हैं जिससे आपको अपनी जो ये मेंटल हर्डल है इसको पार करने में मदद मिलेगा। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट इट, you have heard about it from others before, but this is something again from my personal experience also, that I used to do meditation for some time. तो रोज आप सुबह उठिए, ज़्यादा कुछ नहीं, just sit down on your chair, on your bed, और just for 15 minutes leave everything in the world and try to calm yourself down, try to calm your mind down, just focus on the focus on your breath, the air going in, the air coming out. Just focus on that. It is very difficult. Your mind will always wander. It will start thinking about so many things. But that is the thing. आपको ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा आप रोज सुबह मेडिटेशन करें, बस सारी चीज़ों को एक बार साइड में रख करके अपने दिमाग को काम करें। आप दिन में किसी भी टाइम अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको अभी एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन स्विच ऑफ करें, अपने कमरे में बैठ करके शांति से जस्ट मेडिटेट, एंड कुछ नहीं करना है, बस बैठ करके आंखें बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है, सिर्फ उस पर फोकस करें। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, शुरू में जब आप करेंगे तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होगी अपने दिमाग को काम डाउन करने में, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस 10-15 दिन 20 दिन करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको उसमें मदद मिलती है, एंड यू आर एबल टू डू दैट। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लिटिल बिट टू काम माई सेल्फ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। साथ के साथ मेडिटेशन के साथ थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ठीक है। जब आप करते हैं, बहुत खास करके अगर आप ऐसे हैं जिसको सोने में दिक्कत आ रही है, अब इतनी ज़्यादा नर्वसनेस है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप दिन में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे यू कैन डू अ फ्यू पुशअप्स, ठीक है, जंपिंग जैक्स इन योर रूम, या आप 20 मिनट 25 मिनट वॉक करके आएँ, ठीक है। 10,000 स्टेप्स जो होते हैं वो 10,000 स्टेप्स पूरे करके आएँ। फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, और साथ के साथ आपको इससे आपको थोड़ा सोने में भी मदद मिलती है। दूसरी चीज, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव इमोशन से भर देते हैं, किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस, वो इस एग्जाम को लेकर के हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि इतना मुश्किल है प्रीलिम्स में, 95% 96% लोग फेल करेंगे, हमसे क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, इस बार यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारे प्रेडिक्शंस, फालतू की बातें, र्यूमर्स फैलाते रहते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको अगेन आपके पास्ट का याद दिलाएं, ठीक है, या आपको कमतर फील कराएं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये बहुत ज़रूरी सलाह है। और ख़ास करके आपको रिलेटिव्स या ऐसे जो भी लोग जिनको कुछ नहीं, वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं कि अच्छा
ये तो तीसरा अटेम्प्ट है तुम्हारा, ये तो चौथा अटेम्प्ट है, इस बार हो जाएगा। ऐसे लोगों से खास करके आपको दूरी बनानी है। अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं इसमें आप जितना दूर रह सकें ऐसे नेगेटिविटी से, वो बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। एनीवे आपको इस समय दूर रहना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम लोगों से बात करें। सिर्फ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनसे बात करें। एक दो नॉन यूपीएससी वाले फ्रेंड्स जिनसे बात करके आपको थोड़ा सा नॉर्मल फील हो कि ठीक है यूपीएससी के बाहर की भी दुनिया है, अपनी फैमिली, सिर्फ इन लोगों से ही टच में रहें और बाकी सारी नेगेटिविटी को मुझे लगता है आपको ब्लॉक आउट कर देना चाहिए। और एक चीज जो मैं करता था, लिव इन द प्रेजेंट। ओके, हमें एंग्जाइटी होती ही क्यों है? क्योंकि हम रिजल्ट का सोच रहे हैं। ठीक है, हमें एंग्जाइटी हो रही है कि हम 4 महीने बाद या 3 महीने बाद जो प्रीलिम्स है उसमें हमारा क्या होगा, उस दिन हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम उस बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमें एंग्जाइटी हो रही है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है टू लिव इन द प्रेजेंट। मैं भी ये करता था जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वरी करने लगता था रिजल्ट का सोच करके, तो मैं अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करता आया कि नाउ आई विल ओनली फोकस ऑन मुझे आज क्या करना है, मैंने कल क्या किया था और मैं कल क्या करूँगा। मैं बस ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाता था और मैं बहुत सारी बड़ी पिक्चर को इग्नोर करता था, और मैं सिर्फ अपने जो कंट्रोल में है कि मैं आज क्या पढ़ूंगा, मैं कल क्या पढ़ूंगा, मैं उस चीज़ पे फोकस करता था और उसको ही अच्छे से करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि बस आज और कल का सोचें, 3 महीने बाद जो इवेंट है उसके बारे में भी ना सोचें, वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी आपको क्या करना है उसके बारे में सोचें और उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप सबको समझना है और इसको एक्सेप्ट करना है, दिस इज द ट्रूथ, यू नो, दैट यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की, मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ, बट दे आर हैप्पी, दे आर समवेयर, यू नो, दे आर डूइंग समथिंग एंड दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट विद देयर लाइफ्स। बट व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग तो उनको ऐसा ही लगता था, बिकॉज मैं उनको उस दौर में भी जानता था, उनको मैं अब भी जानता हूँ। उस दौर में वो उस बहुत नेगेटिव उनके दिमाग में थॉट्स थे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवन खराब हो जाएगा, इतने साल दे दिए इसको, क्या करेंगे अब जीवन में। बट अब वो कुछ कर रहे हैं और वो अब परेशान नहीं है, दे आर हैप्पी वेयर दे आर। दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। ओके, आफ्टर सम टाइम जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जस्ट थिंक लाइक दैट। यू मे थिंक कि मेरा हो गया है तो मेरे लिए कहना आसान है, बट दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ। ओके, मैं हमेशा खुद को बोलता था कि ठीक है यार, कुछ कर लेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है, दुनिया इससे बड़ी, बहुत बड़ी है। एंड इट इज़ ट्रू, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलेंगी। आप जब ढूंढने जाएंगे तो आपको चीज़ें करने को मिलेंगी, और आप जो एक बार जहाँ पे आप थोड़ा वक्त लगेगा, बट जहाँ भी आप सेटल होंगे, यू विल बी हैप्पी इन दैट। तो बस इस तरीके से सोचिए कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो आपकी एंग्जाइटी है वो वहीं खत्म हो जाती है। बिकॉज एंग्जाइटी सारी इस बात की है कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कि आप सोचिए, जो ये सवाल है, इफ नॉट देन व्हाट। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मैं इस बारे में सोचता था, क्योंकि जब हम अक्सर यहां पे रुक जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या। ट्राई टू आंसर दिस, सिट डाउन एंड ट्राई टू थिंक ऑल दोज थिंग दैट यू कैन डू। और बहुत सारी चीजें हैं करने को। अगर आपने सीरियसली 2-3 साल तैयारी की है तो आपको, इनफैक्ट यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है, इतनी वाइड, इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है आज के ज़माने में, दैट विल गेट सम जॉब समवेयर। मैंने अपना जब पहली बार फेल किया, फाइनल लिस्ट में आने से रह गया, दूसरी बार प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, हमेशा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि इस बार क्या होगा, शायद मेंस तो क्लियर हो जाए, बार फाइनल लिस्ट में आएंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो सारा नेगेटिविटी थी, और मैं हमेशा खुद को पूछता था अगर नहीं हुआ तो क्या। और मैंने इसलिए उस दौरान आई स्टार्टेड वर्किंग इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं कॉपी वैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स लिखना, ये सारी चीज़ें करने लगा। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग इनफ कि मैं खुद को सस्टेन कर सकता हूँ। मैं अगर इतना कमा के मैं अगले 5 साल तक खुद को सस्टेन कर पाऊंगा, राइट। मैं इतना अगर मंथली कमाता रहा तो आई कैन सस्टेन माई सेल्फ। और उस समय मेरी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो गई, बिकॉज जो हमेशा लगता था कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर यू आर जीरो, यू आर निल, आई फेल्ट कि ऐसा नहीं है, यू विल नॉट बी जीरो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैठिए और सोचिए कि नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, और 3-4 चीज़ें लिस्ट आउट कीजिए जो आप कर सकते हैं। और हर कोई वो 3-4 चीज़ें कर सकता है। यू नीड जस्ट इनफ टू फीड योर सेल्फ, यू नो, in the short term, and then life will take its own course, और धीरे धीरे things will start getting better. But the thing is, it will not end, the world will not end if you do not clear UPSC.
सो इस बात को इम्बाइब करना, अपने दिमाग में इनग्रेन करना जरूरी है कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ट्राई टू आंसर कि इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट। एक चीज और जो ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही है वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। ठीक है, स्पॉटलाइट इफेक्ट ये होता है कि हम सोचते हैं कि सबकी नजरें हम पे हैं। ओके, मेरे भी, अगेन दीज थिंग्स आर यू नो व्हाट आई हैव लिव्ड एंड नॉट इन वेरी फार पास्ट। कुछ ही दिन हुए, कुछ ही समय हुआ है जब मैं इन चीज़ों से खुद भी गुजर रहा था, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जो बता रहा हूँ। तो मैं भी अक्सर इससे जूझता था कि फिर से रिलेटिव्स पूछेंगे इस बार क्या हुआ, ठीक है, और नहीं हुआ तो किस मुंह से बताएंगे कि फिर से फेल कर गए। तो इस स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर आइए। हम हमेशा खुद को दुनिया का केंद्र समझते हैं, ठीक है, कि सबकी नजरें हम पे हैं। ऐसा कतई नहीं है, आप मैटर नहीं करते लोगों के लिए। और जिस दिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि एवरीवन हैज देयर लाइव्स, ठीक है, तो जो सोशल बर्डन है हमारे ऊपर कि पीपल आर वॉचिंग, इफ यू फेल पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू, और इससे हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। वो अंकल क्या बोलेंगे, वो रिलेटिव क्या बोलेगा, वो दोस्त क्या बोलेगा। उनको समय ही नहीं है तुम्हारे लिए। वो शायद तुम्हारे 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद उनके दिमाग में कुछ और आ जाएगा, उसके बारे में बात करने लगेंगे। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन दर्स लाइव्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगर आप इसको समझ लें, इसको इंग्रेन कर लें कि ठीक है, दुनिया मेरे चारों तरफ नहीं चल रही है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी टेंशन्स हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट मी ओनली, दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी ओनली, दे विल नॉट बी थिंकिंग कि मैं लूजर हूँ। उनके पास तुम्हारे लिए बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। तो इस स्पॉटलाइट इफेक्ट से बचिए। यू नो, इससे भी आपकी काफ़ी एंग्जाइटी कम हो जाती है। जब आपको ये लगता है कि ओके, कोई नहीं देख रहा है, मैं जो करता हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सिर्फ खुद को आंसरेबल हूँ। हम बेस्ट करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अक्सर हम इस टेंशन में रहते हैं कि हमने अपना बेस्ट दिया है पर फेल कर गए तो सबको लगेगा हमने अच्छा नहीं किया। बट उनको फर्क नहीं पड़ता है, किया, हुआ, नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, दे विल मूव ऑन विद देयर लाइव्स। आप खुद सोचिए, आप कितना अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, शायद मे बी वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। सिमिलरली अप्लाइज फॉर देम ऑल्सो। सो इस स्पॉटलाइट इफेक्ट से बचिए। आई बिलीव हमारी एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि समाज में 4 लोग क्या कहेंगे, फिर से फेल कर गया। एक और चीज, कंपैरिजंस को अवॉइड कीजिए। ओके, अपने आसपास आप लोगों को देखेंगे, किसी ने आपसे 2 गुने टेस्ट दे दिए हैं, किसी के आपसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। मैं भी जब टेस्ट देता था, मैं देखता था लोग जो टेस्ट सीरीज के बेसिकली मार्किंग होती थी, कोई बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया, मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं है। ऐसा लगता था इस इंसान का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैंने कुछ 4-5 लोग जो अक्सर टेस्ट में टॉप में होते थे, मैंने उनके नाम नोट डाउन करके रखे थे। और जब मेंस की रिजल्ट आया, मेंस का PDF आया नेम वाइज, उसमें मैंने देखा मैं था उसमें और वो नहीं थे। ओके, दिस इज नॉट टू बिलिटल एनीवन, बट द थिंग इज कंपेयर मत करो। एग्जामिनेशन में क्या होगा किसी को नहीं पता है। सो डू नॉट कंपेयर कि आज इसका इतना स्कोर आ रहा है, मेरा इतना कम आ रहा है। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, किसी टॉपर से भी नहीं। यू आर यूनिक, यू हैव योर ओन जर्नी, यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ्स, यू हैव योर ओन वीकनेसेस। तो डू नॉट कंपेयर विद एनीवन। आप कंपैरिजन कम करेंगे, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को आई बेसिकली ट्राई टू गिव यू अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो मैंने अपनी तैयारी में, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जब मैं करने लगता था, तो मैं उसको कैसे डील करता था। आई ट्राई टू टेल यू अबाउट दैट। बट लास्ट चीज़ आपको जो मैं यही कहूँगा कि लास्टली, इफ ऑल दिस इज नॉट वर्किंग देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। ओके, आज वो ज़माना नहीं है कि जब प्रोफेशनल हेल्प बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है, या बहुत कॉस्टली है। आपको रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइजेज में आजकल प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और शायद आप कई बार शेयर करके ही अच्छा फील करेंगे। तो अगर जो सारी बातें अभी तक हमने की, अगर उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शेम नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ईजिली आजकल इतना ज़्यादा इसका वाइडली अवेलेबल हेल्प है कि आप बहुत ईजिली यू कैन गेट इट, एंड आई थिंक यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू फील द नीड टू इट। ठीक है, आई होप नन ऑफ यू फील द नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर उसको सीक करें, एंड आई होप ऑल ऑफ यू डू गुड। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड।
आई होप कि इसमें से कुछ एक दो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, जिससे आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी में थोड़ी सी मदद मिली हो. सो दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.